हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और आज है पार्ट 26 और आज हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 54 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 55 से, जो है कि भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1994 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों 1994 में क्या किया गया था कि भारतीय रुपया जो है चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मुद्रा की जो सीमा पार आवाजाही थी उसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। इसके पहले प्रतिबंध होता था, उसे हटा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जो जीएसटी है वो किस तरह का कर है। तो साथियों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, ये किस प्रकार का टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और अगर बात की जाए भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई, तो 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी शुरुआत हुई थी, आप सभी जानते होंगे। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। कौन होता है? आरबीआई होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट है साथियों प्रश्न है वो है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। तो डब्ल्यूटीओ एवं गैट दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए और सी इस प्रश्न का कंबाइंड साथियों सही जवाब होगा। तो गैट के उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया था। आप देख सकते हैं 1989 से 93 की बीच की बात है। आगे है कि निम्नलिखित में किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है। तो उस समय का प्रश्न है अभियांत्रिकी वस्तुएं। ये आपके काम की वर्तमान समय में नहीं है, आपको करंट अफेयर्स से अपडेट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है। तो निर्यात माइनस यहाँ आयात दिया गया, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के अगर मूल्य को घटा देंगे तो उसके बाद हमारा क्या प्राप्त होता है? शुद्ध निर्यात। और यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। व्याख्या में आप देख सकते हैं। अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ध्वनि की जो प्रबलता है साथियों वो निम्नलिखित से मापी जाती है। किससे? तो आयाम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आयाम से ही मापी जाती है। और तीव्रता क्या है? ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी या तीव्र सुनाई पड़ती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है साथियों? दूर की चीज तो आसानी से दिखाई देगी लेकिन पास की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती है। तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर उत्तल लेंस, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। दू में बड़ी यू की मात्रा है, दू ऊ आ रहा है तो ऊ से उत्तल लेंस, ऐसे भूलेंगे नहीं। बाकी निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसका है? तो बड़ा आसान प्रश्न है, न्यूटन का है। क्या है? न्यूटन का है। कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे ही कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। विकिरण के लिए। आप सभी जानते हैं विकिरण के लिए जो विकिरण है उसके लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क जो है वो मूलभूत कण है, विकल्प में दिया गया क्वार्क सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है एक मिश्र धातु है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तो क्रोमियम मिलाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऐसा स्टील जिसमें जंग न लगे उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और इसमें क्या होता है तो साथियों, ये जो है साधारण स्टील की तुलना में ज्यादा ताप भी सह सकता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल को भी मिलाया जाता है। आगे है कि नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है, तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान से प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो साथियों जो क्षय रोग है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, इसे हम टीबी या तपेदिक भी कहते हैं। ये साथियों एक जानलेवा बीमारी है और एक जीवाणु जनित रोग है। ट्यूबरकुलोसिस करके एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस से नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो बड़ा आसान है, विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश संबंधित विटामिन डी है, सब जानते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक है कथन, एक है कारण। साथियों हमें बताना है इसमें क्या सही है और क्या गलत है। कथन है जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कारण है जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ये गलत है साथियों। तो क्या सही है? सिर्फ कथन सही है, कारण गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं, तो उत्पादक करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, जो कि जो एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर चलाते हैं उससे ये गैस साथियों निकलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। और हरित गृह गैस जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं वातावरण में वैश्विक ऊष्मन के लिए, ताप बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जिनमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, ओजोन है। ध्यान दीजिए साथियों, जलवाष्प से बार बार प्रश्न बनता है। कारण है कि अगर आप ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन है, मीथेन भी होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। केवल जंगली हाथियों के लिए ऐसा नहीं था साथियों। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, गलत यही कथन है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, चेन्नई में किया था। तो आइए देखते हैं अब हमारा यूपी स्पेशल का कुछ प्रश्न है। पहला है लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 79 है साथियों, लखनऊ संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन इसमें से सही है वो हमको बताना है। पहला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुफदौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, बिल्कुल सही है। नवाब आसुफदौला ने ही 1775 में वर्तमान स्वरूप की स्थापना की थी। दूसरा, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रियासती साथियों रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, यह गलत है। 55% से अधिक यहाँ होना चाहिए था तो सही होता। सिर्फ पहला और दूसरा
कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या है साथियों, तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो एक जनजाति है जो क्या करती है, दीपावली को पर्व के रूप में नहीं बल्कि शोक के रूप में मनाती है, तो वो जनजाति है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, थारू जनजाति के जो लोग हैं वो दीपावली को क्या कहते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट भी प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। ये साथियों कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर के उत्तरी भागों में ये निवास करते हैं और ये किरात वंश के है। और ध्यान दीजिएगा, थारू जनजाति है जो कि शोक के रूप में दीपावली को मनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।